बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज से हम अपना फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। फिजिक्स अक्सर बच्चों को ना बड़ी टफ लगती है, लेकिन मैं आपको फिजिक्स इजी एग्जांपल्स के साथ और आपकी डेली लाइफ के साथ रिलेट करके और बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी, ताकि आपको फिजिक्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगने लगे और फिर आप बोलें कि फिजिक्स तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स सच में बड़ा मजे का सब्जेक्ट है अगर इसको समझ के पढ़ा जाए। तो हम अपना 9th क्लास का फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे आज से, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले थोड़ी सी बुक की बात कर लेते हैं कि ओल्ड बुक और न्यू बुक में क्या डिफरेंस है। जो पहले वाली आपकी बुक थी ना, जो पुरानी फिजिक्स की बुक थी, वो थोड़ी मुश्किल थी और उसमें टॉपिक्स ना थोड़े से स्कैटर्ड थे, यानी बिखरे बिखरे से थे। लेकिन अब ये जो 2025 में न्यू सिलेबस आया ना, इसमें चैप्टर्स को एक पूरे ऑर्डर से अरेंज कर दिया गया है। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको और ज्यादा सिंपल कर दिया गया है और इसके अंदर ज्यादा एग्जाम्पल्स और ज्यादा अच्छी डायग्राम्स ऐड कर दिए गए हैं। यानी आपका ना अब जो पढ़ने का तरीका है वो ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो चुके हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज्यादा जरूरत है, ना कि चीजों को रट्टा लगाने की या सिर्फ याद करने की। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। फिजिक्स को अब स्टूडेंट्स के लिए ना ज्यादा इजी कर दिया गया है, तो अब आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अब तो आपकी बुक और ज्यादा आसान हो गई है ना। और इसमें ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स ऐड कर दी गई हैं, ज्यादा अच्छी डायग्राम्स ऐड कर दी गई हैं। उसके अलावा चैप्टर्स तो आपके 9 ही है। न्यू बुक में भी 9 चैप्टर्स हैं और ओल्ड बुक में भी ना 9 ही चैप्टर्स थे। लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर जो है मटेरियल थोड़ा बहुत चेंज हो गया, यानी कुछ चीजें रिमूव हो गई हैं, कुछ नई चीजें ऐड हो गई हैं। उसके अलावा ये जो 2 चैप्टर्स है ना, मैग्नेटिज्म और नेचर ऑफ साइंस, ये बिल्कुल न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ये पहले नहीं थे। और इससे पहले आपकी बुक में 2 चैप्टर्स है, ग्रेविटेशन और ट्रांसफर ऑफ हीट, उन दोनों को हटा दिया गया है। और ये जो प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, ये पहले सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से था, तो अब इसका नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो 2 चैप्टर्स हट गए हैं, 2 चैप्टर्स दूसरे आ गए हैं, टोटल 9 ही चैप्टर्स हैं। और जो चैप्टर के अंदर का मटेरियल है ना, उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, तो वो तो हम जब पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ हम देखते जाएंगे। बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे आज अपना लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के पहले 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जो बच्चे मेरे साथ ना बायो के लेक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि बायो के भी हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जो बायो के लेक्चर्स ले रहे हैं उन्हें तो मेरा मेथड पता है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। लेकिन जो अभी फिजिक्स के लेक्चर में जिन्होंने ज्वाइन किया है और जिनकी बायो नहीं है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा मेथड थोड़ा सा इस तरह है कि मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे आपका जो भी टॉपिक है, जो हमने उस लेक्चर में डिस्कस करना है, उसका एक ओवरव्यू देती हूँ। एक छोटा सा कुछ मिनट का, 3 से 4 मिनट का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, जिसमें मैं आपको ना उसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि ये चीज है क्या, ये किस बारे में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम उसको बुक से पढ़ते हैं और बुक पे हम ना मार्क करते हैं कि हमारे पेपर में इसमें से शॉर्ट कैसे आ सकता है, लॉन्ग कैसे आ सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जो लाजमी करनी है, कौन सी चीजें छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से हम बुक से उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद पढ़ते हैं। और व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाने का मकसद क्या होता है कि जब हम बुक से पढ़े ना, तो ऐसा ना हो कि आप उस चीज को पहली दफा देख रहे हो। हम व्हाइट बोर्ड पे जब उसको समझ लेते हैं ना, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है उस चीज के लिहाज से। आपको पता है कि हमने क्या, इस टॉपिक में क्या चीज है, हमने क्या पढ़ना है। तो जब हम बुक से उसको पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको उसमें फिर बहुत आसानी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बना हुआ होता है उसका पहले से। तो अब जो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके माइंड में क्या आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते होंगे? फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप किसी चीज से, यानी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सको, उस चीज से मेजर कर सको। अब क्या मतलब, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कोई स्केल है, जैसे कोई तराजू है, उसमें आप उस चीज को मेजर कर सको, तो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट्स तो कहते हैं नापना, पैमाइश करना, किसी भी चीज की अमाउंट को पता लगाना, उसको कहते हैं मेजरमेंट। तो ये हमारे चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मेजरमेंट के बारे में कि हम उनको कैसे नापते हैं। जैसे टाइम है, उसको हम क्लॉक से या स्टॉप वॉच वगैरह से नापते हैं, या लेंथ है उसको मीटर रूल से, स्केल से नापते हैं। तो इस तरह से हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे मेजर करते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ये। तो जो टॉपिक नंबर 1 है ना, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी इसमें 2 तरह की क्वांटिटीज की बात हो रही है। एक क्वांटिटीज है फिजिकल और एक है नॉन फिजिकल।
फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई, जिनको आप किसी भी चीज से, किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी टूल से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी यूनिट में। जैसे मैं बोलूं मैं 5 किलो चीनी लेकर आई दुकान से, अब क्या वर्ड यूज किया मैंने, 5 kg। केजी क्या हो गया, यूनिट। 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी मैथ में जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, 1 से लेके जो भी मैथ के यूनिट में हम वैल्यू लिखते हैं उसको कहते हैं न्यूमेरिकल। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई, इसमें यूनिट भी आ गया, इसको मेजर भी जाहिर है किसी इंस्ट्रूमेंट से किया गया, किसी तराजू से, या जो वेट मशीन होती है दुकान पे, वो वेइंग बैलेंस टाइप इस तरह की पड़ी होती है जिसके ऊपर वो चीनी रखते हैं और मेजर करते हैं, डिजिटल टाइप। तो मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया, साफ हमें पता चल रहा है। या मैं बोलूं कि मैं मेरे घर से मेरे कॉलेज तक का फासला जो है वो 5 किलोमीटर है, तो इसको भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया ना, किसी एंची टेप से, जो बड़े वाले होते हैं इस तरह के किसी चीज से, जिससे कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग मेजर करते हैं चीजों को। साथ इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई मैथ की, साथ इसका एक यूनिट आ गया। यानी फिजिकल क्वांटिटी में एक यूनिट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लाजमी आती है और उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी टूल से मेजर किया जाता है। लेकिन जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता, किसी टूल से मेजर नहीं किया जा सकता, उनके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, कोई फिजिकल कोई भी यूनिट वगैरह उनका नहीं होता। कैसे, अब अगर मैं बोलूं मैं आज बहुत खुश हूं, मैं आज बहुत खुश हूं, आप इसको मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से? मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज 5 किलो खुश हूँ, या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आज 10 किलो उदास हूँ? नहीं कहती ना इस तरह। क्यों नहीं कहती? क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते उसको। मैं अपनी खुशी को मेजर ही नहीं कर सकती, मैं अपनी उदासी को मेजर नहीं कर सकती, मैं अपने खौफ को मेजर नहीं कर सकती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये इनकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, सिंपल सी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका बड़ा। अच्छा, फिर अगर मैं इनको मेजर ही नहीं कर सकती किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं उदास हूँ या मैं खुश हूँ? तो ये ना सिर्फ इंसान के बिहेवियर से या उसको देखने से पता चलता है। जैसे मुझे कोई देख रहा है ना, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ वो आज उदास हूँ या मैं आज खुश हूँ। ये मुझे सिर्फ देखने से अंदाजा हो सकता है, ये इस तरह से अंदाजा नहीं हो सकता कि किसी फिजिकल, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके इस चीज को। तो ये फर्क है फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वांटिटीज की बात हो रही है, बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना, बेस कहते हैं हम किसी भी चीज की बुनियाद को, उसको क्या कहते हैं, बेस। और डिराइव कहते हैं जो किसी दूसरी चीज से चीज बनाई जाए ना, उसको कहते हैं डिराइव, कि इसको इस चीज से बनाया गया तो उसको कहते हैं डिराइव, कि ये तो इससे डिराइव हुई है, तो उससे डिराइव हुई है, ये टर्म जो है वो उस टर्म से डिराइव हुई है, यानी उस टर्म से निकली है। जो जिससे वो निकली होती है वो बेस होती है, उसकी बेस होती है। लेकिन जो नई टर्म हमने पिछली पुरानी टर्म को यूज करते हुए, पुरानी चीज को यूज करते हुए जो नई चीज बनाई होती है ना, उसको कहते हैं डिराइव्ड। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया आपकी आसानी के लिए, कि क्वांटिटीज, क्वांटिटीज क्या होता है, यानी मेजर करना किसी चीज को अमाउंट में जो होती है, जिसमें हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं ना क्वांटिटी, तादाद। अब वो दो तरह की हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल, जो हमने डिस्कस कर ली। क्वांटिटीज की दो टाइप्स हो गई, एक फिजिकल, एक नॉन फिजिकल। जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी आगे से फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक बेस फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस बुनियाद कैसे, अब मैं आपको ना इसकी एक बड़े मजे की एग्जांपल देती हूँ। जैसे आलू है, आलू को आप समझ लें वो हर सब्जी की क्या है, बेस है। हर सब्जी की क्या है, बेस है। अब कैसे, आलू है ना, आलू पालक बन गया, आलू गोभी, आलू बैंगन, इस तरह करके आलू मटर, सही है, बहुत सी सब्जियां बन गई। अब जो आलू था वो बेस था, आलू को मिला के जो बहुत सी सब्जियां बनाएंगे, आलू बैंगन, आलू पालक, आलू गोभी, वो सब क्या हो गई, डिराइव्ड। सही है, कि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। तो बेस है बुनियाद, और उससे मिल के जो आगे डिफरेंट चीजें बनाई जाएंगी वो है डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 है, सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 7। इन 7 के अलावा कोई बेस क्वांटिटी नहीं है। ये बड़ी आसानी की बात है, आप इनको याद कर लें कि ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा जितनी भी है वो सब डिराइव्ड है। तो अगर आपके पास कोई एमसीक्यू आता है कि ये बेस है या डिराइव्ड है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि इन 7 में से कोई लिखा हुआ है तो वो बेस है, इनके अलावा जो भी लिखी हुई है वो डिराइव्ड है। अब ये जो 7 है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनके यूनिट वगैरह अभी जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। सही है, इनमें आपने फिक्र नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये सारी 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज हैं। अब इनसे मिलकर डिराइव कैसे बनती है, जैसे अब ये लेंथ है ना, लेंथ है। अब हमने अगर एरिया निकालना होता है, मैथ में आपने पढ़ा है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ ही 2 दफा आ गई। अगर लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर
स्क्वायर, यानी लेंथ के यूनिट से ये एरिया का यूनिट बन गया ना, कोई नई चीज तो नहीं है ना। लेंथ का यूनिट कोई 2 दफा आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया का यूनिट बन गया। तो एरिया क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और लेंथ क्या है हमारे पास? बेस क्वांटिटी। इसी तरह से जब वॉल्यूम पढ़ते हैं वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और मीटर क्यूब यानी 3 दफा लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये बात है कि जो बुनियादी क्वांटिटीज है ना, जो बेस है वो सिर्फ 7 है। आगे की जितनी भी क्वांटिटीज है ना वो इन्हीं 7 को यूज कर करके इन्हीं से बनी है। तो अब हम अपनी बुक से इस टॉपिक को रीड करते हैं और फिर इसको बुक से समझते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। पहले आपके चैप्टर के शुरू में ना ये एसएलओ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी नहीं हुआ करते थे। यानी अब ये एक अच्छी बात है कि आपको शुरू में ही ना थोड़े से कुछ पॉइंट्स में बता दिया गया कि आप इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हो और क्या पढ़ने वाले हो। तो ये भी एक अच्छी चीज ऐड हुई है आपकी न्यू बुक के अंदर। फिजिक्स जो है ना बच्चों, वो हमारी डेली लाइफ में कोई भी काम हो रहा है हमारी डेली लाइफ में, वो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करे। कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, घर में जो मोटर चल रही होती है पानी वाली, जो भी काम हो रहा है, हर काम में, हमारे डेली लाइफ के काम में फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो हम इस फिजिक्स को इसीलिए अपनी डेली लाइफ से, अपने डेली रूटीन से रिलेट करके और बड़े इजी तरीके से एक स्टोरी की तरह समझते जाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने अभी देखा कौन सी क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यूनिट्स में या वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं। और मेजरमेंट किसको कहते हैं? पैमाइश को। तो इसी बारे में हमारा ये चैप्टर है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, सबसे पहले ना ये आपकी बुक में स्टार्टिंग पैराग्राफ है आपके इस चैप्टर का। इस पैराग्राफ को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें से आपका कोई क्वेश्चन आता है, ना कोई एमसीक्यू आता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ना आप सिर्फ ये जो साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको कर लें। और साइंस की डेफिनेशन ना आप वो वाली भी कर सकते हैं जो बायो की बुक के स्टार्ट में लिखी हुई है, जो चैप्टर 1 के शुरू में लिखी हुई है ना बायो की बुक में, वो वाली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि वही एक डेफिनेशन याद कर लें फिजिक्स के लिए भी और बायो के लिए भी। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, यानी ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि फिजिक्स के रूल्स के ऊपर काम कर रही है। और जब भी हम अपने नेचुरल फिनोमेना, यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी वाकयात, जो कुछ हो रहा है और जो चीजें हैं, जैसे कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, समंदर है, दरिया है, सैयारे, प्लैनेट्स हैं, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, जो भी हमारे इर्द गिर्द प्रोसेस हो रहा है ना, वो सब में फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था ना कि हमारी पूरी लाइफ में और हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उनमें फिजिक्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो लोग हमेशा से क्या रहे हैं? क्यूरियस। क्यूरियस क्या होता है? तजस्सुस रखना, किसी चीज के बारे में क्या रखना? तजस्सुस रखना। तो लोगों को हमेशा से तजस्सुस रहा है कि ये जो हैपनिंग्स है, ये जो वाकयात है, ये किस तरह से हो रहे हैं। इस वजह से लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो खोज लगाते हैं, वो पता लगाते हैं उन फैक्ट्स की, उस हकीकत की, या उस लॉ की, या उस कानून की, जिसकी वजह से इस दुनिया में ये सारे रूल्स चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है ना, उसके बारे में पता लगाने की लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो क्यूरियस होते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द जो ये सब कुछ हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है? तो लोग उसके बारे में क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ऐसी फील्ड जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनको नोटिस करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, अमल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। और फिर हम उसको क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं अपनी वर्ल्ड के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है, तो उसको कहते हैं साइंस। साइंस बेसिकली किस चीज़ का नाम है? ऑब्जर्वेशन और फिर एक्सपेरिमेंटेशन, के ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, फिर उसके ऊपर क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना। तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो साइंस के साथ लिंक्ड है, क्लोज़ली लिंक्ड है। और जो डिस्कवरीज़ हो रही हैं, यानी जो नई-नई इजादात हो रही हैं, जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो सब भी इसी चीज़ की वजह से हैं। तो रिलायबल, यानी जिस पे हम भरोसा कर सकें, काबिल भरोसा रिजल्ट लेने के लिए एक्सपेरिमेंट से, यानी हमने एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया है वो काबिल भरोसा है या नहीं, तो उसके लिए जो प्राइमरी थिंग है, जो बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स करें, यानी बिल्कुल ठीक पैमाइश करें चीज़ों की। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट ही ठीक नहीं की, चीज़ों की पैमाइश ही ठीक नहीं की, तो हमारा रिजल्ट भी ठीक नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या जो मेजरमेंट्स हैं, वो हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, क्योंकि उनकी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं और जब तक एक्सपेरिमेंट में मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी, बिल्कुल ठीक नहीं होगी, तो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आएगा। तो वो जो है वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, यानी कि पता लगाते रहते हैं, खोज लगाते रहते हैं कि वो किस तरह से अपने मेथड्स को, अपने तरीक़ेकार को और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी कि अपने जो चीज़ें जिनसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं या मेज़रमेंट्स करते हैं, जैसे कि स्केल होता है, जैसे तराजू है, जैसे इस तरह स्टॉप वॉच वगैरह है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं मेज़रमेंट्स के लिए, उनको किस तरह से वो इम्प्रूव करें, किस तरह से उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाएँ, किस तरह से अपने तरीक़ेकार को बेहतर बनाएँ, ताकि उनकी जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो और ज़्यादा बेहतर हो। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, उनकी मेज़रमेंट्स को और उसी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो टॉपिक 1.1 स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपके पेपर में ना अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका लिखा है डिफरेंस। तो ये आप लोग भी ना एज इट इज कहीं पे स्टिकी नोट्स पे या अपने रफ रजिस्टर पे कहीं पे नोट कर लें, या बेहतर यही है किसी तरह से स्टिकी नोट पे नोट करके ना यहाँ पे कहीं पे अपनी बुक पे पेस्ट कर दिया करें उसी पेज के ऊपर, ताकि जब आप लोग पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तो आपका ये डिफरेंस भी साथ साथ रिवाइज होता जाए। और अगर आप लोग इस पूरे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वाला, इसको स्किप कर दें, इसको ना याद करें। मैं भी आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगी, समझ तो लें, लेकिन उसको याद ना करें, सिर्फ ये याद कर लें, तो आपके इसके सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसी में से ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं डिफरेंस के। और डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा, और अगर बीच में से फिजिकल क्वांटिटीज या नॉन फिजिकल के बारे में कुछ पूछ लिया जाता है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना उनको हम मेजर कर सकते हैं और नॉन फिजिकल को मेजर नहीं किया जा सकता। इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में लिख सकते हैं। हमने अभी देखा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, जैसे 5 केजी है तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी क्या है, उसका यूनिट है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में नहीं लिख सकते। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज को हम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर रूल होता है, स्केल है, जैसे तराजू वगैरह होता है, इस तरह से जो मशीन्स होती हैं, या फिर स्टॉप वॉच होती है, वर्नियर कैलिपर है, इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हम उनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब भी पेपर में आपका डिफरेंस का क्वेश्चन है तो आपने एक तो दरमियान में लाइन लगा के लिखना है, और दूसरा ना उसकी डेफिनेशन तो लाजमी आपने लिखनी ही है, उसके एक दो पॉइंट्स लिखने हैं, और एंड में उसकी एग्जाम्पल भी कोशिश करना है जरूर लिखें, और इस तरह से ना हेडिंग दे के एग्जाम्पल की लिखें, तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके क्वेश्चन का। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मैस, टाइम और फोर्स वगैरह। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, लव, फियर, विजडम यानी अक्लमंदी, और ब्यूटी यानी खूबसूरती। तो अब फिर हम इसको अपने टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं, और ये आप लोग लाजमी अपने पास नोट डाउन कर लें आपके, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आता है आपके। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी नेचुरल फिनोमेना है ना, यानी कुदरती जो अमल हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी वाकयात हो रहे हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर है, यानी इंसानों का एक दूसरे के साथ बिहेवियर है, तो उनके कुछ फीचर्स को और उनके कुछ टर्म्स को, जैसे कि हमारे पास लव, मोहब्बत, अफेक्शन, एक लगाव किसी से होना, फियर, खौफ, डर, विजडम कहते हैं अक्लमंदी को, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, लेंथ लंबाई, वॉल्यूम जो हम किसी चीज का हुजूम देखते हैं, उसकी डेंसिटी देखते हैं, टाइम देखते हैं, वक्त, टेम्परेचर देखते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इनमें से कुछ चीजों को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरीकों से। या तो डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, या फिर इनडायरेक्ट मेजर किया जा सकता है। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ना, किसी चीज की लेंथ 5 मीटर है या जितनी भी है, हम स्केल से, हमारे पास जो स्केल होता है उसके थ्रू हम लेंथ को आराम से डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम है उसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे लिखते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ को यूज करते हुए हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो लेंथ तो हमने डायरेक्टली मेजर की, जैसे हमारे पास ये है स्केल, तो हम स्केल को रख के किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर सकते हैं ना, कि इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतने इतने इंच है या इतने सेंटीमीटर है। तो ये टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम फिजिकली यूज करें, इसीलिए इनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, कि हम किसी भी टूल को फिजिकली यूज करते हैं और इनको मेजर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये लेंथ तो हमने डायरेक्टली मेजर की टूल को यूज करके, लेकिन वॉल्यूम हमने इनडायरेक्टली मेजर किया, यानी लेंथ से ही हमने वॉल्यूम निकाल लिया, किसी टूल को यूज नहीं किया। लेकिन मेजरमेंट तो इसकी भी आ जाएगी ना मीटर क्यूब में, यूनिट तो इसका भी होगा कि 5 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी भी होगी, यूनिट इसका भी होगा, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ये डायरेक्टली मेजर नहीं हुई, इनडायरेक्टली हुई। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद जो है यानी कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम मेज़र कर सकते हैं, जो हमने अभी देख लिया किस तरह से। अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको हम रूलर को, जो अभी हमने रूलर देखा ना, स्केल देखा, रूलर होता है, फुट्टा होता है, उसको यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन, किसी चीज़ का जो वक़्त है, वक़्त इस तरह नहीं कि 5 बजे, 6 बजे, ड्यूरेशन का मतलब होता है दौरानिया। यानी हम देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लिंग हो रही है, सही है? साइक्लिंग हो रही है। तो हम देखेंगे कि इस बंदे ने इतनी देर साइक्लिंग की, तो उस वक़्त ना स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है, उस ड्यूरेशन के लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। तो वो स्टॉप वॉच जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, स्टॉप वॉच चला दी गई, जैसे ही काम रुक गया स्टॉप वॉच बंद कर दी गई, तो वो ड्यूरेशन बता देगा कि इतनी देर के लिए, इतने दौरानिये के लिए, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए इसने साइक्लिंग की। उसके अलावा क्लॉक को यूज़ करके टाइम का पता लगाया जा सकता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है कि किसी चीज़ का जो वो कितना टेम्परेचर है, कितना दर्जे हरारत है, कितनी वो चीज़ जो है वो गर्म है, तो वो किससे के थ्रू मेज़र करते हैं? थर्मामीटर के थ्रू। तो ये सारे क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स। रूलर भी इंस्ट्रूमेंट है, क्लॉक भी इंस्ट्रूमेंट है और थर्मामीटर भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। और जो मेज़र हो रही हैं चीज़ें वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे लेंथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिज़िकल क्वांटिटी है और टेम्परेचर एक क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िक्स की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर होती है और इसी के थ्रू फिज़िक्स के लॉज़, जो कानून होते हैं और जो प्रिंसिपल्स होते हैं फिज़िक्स के, जो लॉज़, कानून वगैरह हैं फिज़िक्स के, वो सारे जो है वो बनाए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं, वो कौन-सी हैं? लव, मोहब्बत, अफेक्शन, लगाव, फ़ियर, खौफ, विज़डम, अक्लमंदी, खूबसूरती, इन सबको किसी भी टूल से या इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं किया जा सकता। क्या कहा जा सकता है कि वो 5 किलो खूबसूरत है या 5 मीटर खूबसूरत है? ऐसे नहीं कहते ना, क्योंकि कोई टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जिससे उसको क्या किया जा सके? मेज़र किया जा सके, नापा जा सके। इनको क्या किया जाता है? पर्टेन, पर्टेन होते हैं बिलॉन्ग करना, किसी चीज़ से ताल्लुक होना। तो इनका ताल्लुक किस चीज़ से है? इनका ताल्लुक है परसेप्शन से। परसेप्शन यानी कि अंदाज़ा, अंदाज़े से। और इंटरप्रिटेशन हम कहते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो जो ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो नोटिस कर रहा है चीज़ों को, सिर्फ़ उसी के ओपिनियन के बेस पे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी उसके अंदाज़े के बेस पे ना, उसके नज़रिए की बेस पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई खूबसूरत है, तो वो किसी को ऐसा हो सकता है कि बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी को वो बिल्कुल भी ना लगे। तो ये हर किसी का अपना-अपना नज़रिया, अपना-अपना अंदाज़ा होता है। तो इसको मेज़र करने के लिए ये जो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, कोई भी टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। इसको सिर्फ़ परसेप्शन, अंदाज़े के बेसिस पर जो है वो मेज़र किया जाता है, मतलब नोटिस किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। यहाँ पे एक क्विक क्विज़ दिया हुआ है कि क्या नॉन फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती हैं? डायमेंशंस हम कहते हैं लेंथ या फिर जो वॉल्यूम होता है किसी चीज़ का, लेंथ, मास, वॉल्यूम, इनको हम क्या कहते हैं? उसकी डायमेंशंस कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की 2 डायमेंशंस होती है ना, 2 साइड्स होती हैं, या 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। जैसे कि ये क्यूब एक बना होता है 3 डायमेंशंस वाला क्यूब जिसकी, तो ये जो है ना, इनको हम कहते हैं डायमेंशंस। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी को तो जब हम मेज़र ही नहीं कर सकते, तो इसकी डायमेंशंस कैसे हो सकती हैं? इसलिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस नहीं होती। नो, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशंस, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इनको या तो डिस्क्राइब किया जाता है, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड, इनकी वज़ाहत की जा सकती है, किस तरह? क्वालिटेटिवली। क्वालिटी क्या होता है? किसी चीज़ की क्या चीज़? मयार, यानी क्वांटिटी कहते हैं ना मिकदार को, और क्वालिटी कहते हैं किस चीज़ को? मयार को। जैसे मैं बोलूँ कि ये चीनी बहुत अच्छी है, सही है? तो अच्छी उसकी क्या थी? क्वालिटी। लेकिन मैं बोलूँ ये 5 किलो चीनी है, 5 केजी शुगर है, तो 5 केजी क्या है उसकी? क्वांटिटी। तो हम ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको सिर्फ़ क्वालिटेटिवली मेज़र कर सकते हैं। यानी हम यही बता सकते हैं कि अच्छी या बुरी है, इस तरह के जो मेज़रमेंट्स होती हैं ना, वो ही बता सकते हैं। हम इनकी ये क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट नहीं कर सकते, या फिर प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर होता है मुवाज़ना करना, और प्री डिटरमिन्ड होता है ऐसे स्टैंडर्ड्स या ऐसे रूल्स जो पहले से ही बना दिए गए हों। यानी किसी चीज़ के रूल्स पहले से बना दिए गए होते हैं ना, कि किसी चीज़ के को मेज़र करने के रूल्स पहले से, कि अगर कोई बंदा जो है वो बहुत अच्छे पेपर में मार्क्स ले रहा है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, सही है? अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे पेपर में मार्क्स ले रहा है, तो वो इंटेलिजेंट है। तो ये प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया ना, पहले से, प्री कहते हैं पहले से, डिटरमिन्ड होता है किसी चीज़ को बना देना या इरादा कर लेना, तो पहले से जो स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया बना दिया गया है,
उससे कंपेयर कर लिया जाता है। अब बच्चे के मार्क्स के थ्रू कंपेयर कर लिया जाएगा कि जिसके मार्क्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसको हम कहते हैं कि क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर लेना, मुवाज़ना कर लेना। जिसके मार्क्स कम है, वो कम इंटेलिजेंट है। वैसे तो हम इंटेलिजेंस को नहीं ना मेज़र कर सकते, लेकिन हमने ये क्राइटेरिया रख लिया जिसके थ्रू हम उसको मेज़र कर सकते हैं। इंडाइसिस कहते हैं रेटिंग को। रेटिंग जैसे अक्सर जगहों पे जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई सैलून है, तो उनकी रेटिंग्स होती है ना, 5 स्टार रेटिंग्स, 4 स्टार रेटिंग्स, इस तरह करके जो स्केल होता है, जो पैमाना होता है जिसपे किसी चीज़ को रेट किया जाता है, तो उसको भी हम कहते हैं इंडाइसिस। तो अब उस रेटिंग के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये हॉस्पिटल जो है ये बहुत अच्छा है या ये सैलून जो है वो बहुत अच्छा है। हम अक्सर रेटिंग चेक करते हैं या फिर सर्वे टेक्निक्स होती हैं, यानी लोगों के ओपिनियंस लेना, लोगों से पूछना किसी चीज़ के बारे में या फीडबैक्स लेना। तो ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, इनको मेज़र करने के ये तरीके हैं। कि या तो हम उसको किसी क्राइटेरिया के साथ कंपेयर कर लेते हैं, पहले से किसी क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ था, या फिर रेटिंग या किसी पैमाने के साथ उसको मेजर करते हैं, या फिर सर्वे कर लेते हैं। लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं ना, लोगों की जो राय होती है उसको पूछ लेते हैं लोगों से। मतलब लोगों के जैसे इंटरव्यू लेते हैं, या अक्सर जगहों पे सैलून्स में या हॉस्पिटल में बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, लोगों का बाद में फीडबैक लिया जाता है। तो वो सर्वे होता है जिससे फिर अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो जगह है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। तो उनकी जो नॉन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, उसको पता करने के लिए इस तरह के तरीके लगाए जाते हैं। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं कि ह्यूमंस के बिहेवियर को एनालाइज करने में, एनालाइज होता है तज्जिया करना कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, कि वो कितना इमोशनल है, कितना सेंसिटिव है, या लोगों के साथ सोशली उसका अपने इर्द-गिर्द के माहौल के साथ, लोगों के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है, कैसा ताल्लुक है। अच्छा, अब ये एक और क्विक क्विज़ है जिसमें आपने बताना है कि कौन-सी चीज़ जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी में आती है और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी में आती है। येस और नो में आपने इसका आंसर लिखना है। अच्छा, अब इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले तो उन्होंने बोल दिया कि मेजरमेंट, मेजरमेंट तो फिज़िकल क्वांटिटी में होती है ना? येस हम लगाएँगे यहाँ पे कि फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके फिज़िकल क्वांटिटी को तो हम इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करते हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते हम। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये भी हमने देखा कि फिज़िकल क्वांटिटी में ही होते हैं। जैसे हमने देखा 5 केजी चीनी है, 5 केजी शुगर है, तो 5 उसकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैथमेटिकल टर्म हम यूज़ करते हैं, और केजी उसका क्या है, यूनिट है। अगर 5 किलोमीटर किसी जगह का फासला है, या चलो 15 किलोमीटर कर लेते हैं, तो 15 उसकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोमीटर उसका क्या है, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों यूज होते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में यूज नहीं होते। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल में हमारे पास लेंथ आ जाएगी, मास, टेम्परेचर, बहुत सी आ जाती है, लेकिन चलिए हम यहाँ पे लेंथ और मास लिख लेते हैं, 2 लिखनी है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में लव लिख लेते हैं और फियर लिख लेते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, एग्जांपल्स। अब आगे ना बच्चों, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी 2 और टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे हमने देखा ना, क्वांटिटीज 2 तरह की थी, एक थी फिजिकल और एक थी डिराइव्ड, एक फिजिकल थी और एक नॉन फिजिकल थी। अब जो फिजिकल है ना, फिजिकल जिनको हम मेजर कर सकते हैं यूनिट में और न्यूमेरिकल वैल्यू में, उनकी आगे से 2 और टाइप्स हैं जो कि है बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसे हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो मैंने अब आपके पेपर में ना बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का भी अक्सर डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट में, या फिर ये ना लॉन्ग में इसके ऊपर नोट लिखने के लिए भी आ जाता है। तो मैंने आपके लिए इसको बड़ा इजी कर दिया है यहाँ पे। ये देखें, अगर आपके पास डिफरेंस आ जाएगा बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का शॉर्ट में, तो आपने ये इस तरह से लाइन लगा के ये डिफरेंस लिख देना है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है, तो आपने क्या करना है, पहले फिजिकल क्वांटिटीज की हेडिंग देनी है, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है जो हमने कर ली हुई है और आपको याद भी होगी बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स लिखनी है, जैसे लेंथ, मास वगैरह जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी लिख दी एग्जांपल। उसके एग्जाम्पल की हेडिंग देके, पहले डेफिनेशन की हेडिंग देके डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग देके एग्जाम्पल, फिर आपने लिखना है टाइप्स की हेडिंग देनी है। लॉन्ग में आ रहा है तो मैं आपको ये पैटर्न बता रही हूँ, इस तरह आप हेडिंग्स देके लिखेंगे ना, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। टाइप्स की हेडिंग देंगे, टाइप्स के नीचे आप लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज हैव 2 टाइप्स, और फिर आपने उसमें लिखना है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी टाइप लिखनी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर आपने हेडिंग देनी है बेस फिजिकल क्वांटिटीज की और ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं एज इट इज।
फिर आपने हेडिंग देनी है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की और ये सारे पॉइंट्स एज इट इज लिख देने हैं। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना सिर्फ इस एक इतने से स्टिकी नोट को, तो आपका शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपका लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा। बेस क्वांटिटीज क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी बुनियादी क्वांटिटीज है। सॉरी, यहाँ पे आना था क्वांटिटीज है, ये क्वालिटीज लिख दिया। क्वांटिटीज है जो कि हमारे पास जो है वो किसी से भी डिराइव नहीं होती, यानी किसी से भी बनती नहीं है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटीज से ही मिलकर बनती हैं। एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज से मिलकर डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। बेस क्वांटिटीज कितनी है? टोटल 7 है, 7 से ज्यादा कोई बेस क्वांटिटीज नहीं है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो इनफाइनाइट है, यानी लातादाद है, हद से ज्यादा है, उनकी कोई गिनती नहीं है। बेस क्वांटिटी के अपना एसआई यूनिट होता है। अब एसआई यूनिट क्या होता है, इस पे परेशान नहीं होना, हमारा अगला लेक्चर एसआई यूनिट के बारे में ही है, तो उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। बस अभी आपने इतना समझ लिया कि हर बेस क्वांटिटी का अपना एसआई यूनिट होता है, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है उन वो बेस यूनिट से ही बनती है, उनका अपना कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता। बेस क्वांटिटी के ही यूनिट्स को यूज करके उनके यूनिट्स बनते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इस तरह। अब एग्जांपल्स है बेस क्वांटिटीज की, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, और आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज की हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और फोर्स। तो अब यहाँ से हम इसको टॉपिक से पढ़ लेते हैं कि फिजिक्स हमारे पास जो है वो एक फिजिकल वर्ल्ड है, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ताल्लुकात होते हैं डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के। यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, डिफरेंट तरह की चीजों के आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में ताल्लुक होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम जिस टर्म में मेजर करते हैं, यानी इनको जिस तरह से हम नापते हैं, पैमाइश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब किस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज है? लेंथ, ब्रेथ, लेंथ कहते हैं लंबाई को, ब्रेथ चौड़ाई को, थिकनेस कहते हैं, थिकनेस भी चौड़ाई को कहते हैं, मैस उसका कितना हुजम है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हैं जिसमें हम मेजर करते हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इनमें से साइंटिस्ट ने आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट किया। आर्बिट्रेरीली क्या होता है कि इसका ना कोई रूल नहीं है, नो रूल, कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी रूल के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से कुछ क्वांटिटीज को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि ये जो है वो की रोल प्ले करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रोल ये क्वांटिटीज प्ले करते हैं। इस बात का उनका कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, रैंडम उन्होंने अपनी मर्जी से ये काम किया। अब उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। और बाकी सब क्वांटिटीज जिनको बेस क्वांटिटीज के थ्रू ही आगे से डिराइव किया गया है, बनाया गया है, उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी बड़े मजे की, आलू वाली। जैसे आलू है, वो एक बेस है, एक बुनियाद है, हर सब्जी में डल जाता है, उससे मिलकर कितनी सब्जियां बन जाती हैं? आलू बैंगन, आलू पालक, आलू मटर, आलू गोभी, इस तरह। तो वो सब क्या है? वो सब डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। और आलू क्या है? बेस क्वांटिटी हो गई, यानी बेस हो गई, बुनियाद हो गई। अब एग्जांपल इन्होंने क्या दी हुई है कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लिया एक गाड़ी ने, वो उसकी स्पीड है ना, कि वो कितने टाइम में, कितना, हम कहते हैं ना स्पीड किलोमीटर पर आवर में, कि इतने किलोमीटर जो है वो इतने घंटों में ट्रेवल कर लिया, या मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट होता है। तो यानी इतने मीटर इतने सेकंड्स में कवर कर लिया, तो जितना डिस्टेंस जितने टाइम में कवर किया वो स्पीड होती है। और स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये मीटर और सेकंड से मिलकर बन रही है। मीटर और सेकंड दोनों बेस क्वांटिटीज है, मीटर भी बेस क्वांटिटी है, सेकंड भी बेस क्वांटिटी है, ये किसी से मिलकर नहीं बने। लेकिन जो स्पीड है वो इन दोनों से मिलकर बन रही है, इसका अपना अलग से यूनिट नहीं है, इन दोनों के यूनिट को यूज करके इसका यूनिट बनाया जाता है। इसलिए स्पीड हमारे पास क्या हो गई है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मैस एंड वॉल्यूम। डेंसिटी हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी एक वॉल्यूम के अंदर, एक हुजूम के अंदर कितना मैस आ जाता है किसी चीज का, वो उसकी डेंसिटी होती है। तो अब डेंसिटी का भी अपना कोई यूनिट नहीं है। मैस का यूनिट यूज हुआ किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट यूज हुआ मीटर क्यूब, और डेंसिटी का यूनिट बनाएगा। तो डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि दो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बन रही है, मैस से और वॉल्यूम से। आगे यहाँ पे मेजरमेंट की डेफिनेशन है, जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट की ना डेफिनेशन आपने एज इट इज याद करनी है कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं किसका? अननोन क्वांटिटी का, एक ऐसी क्वांटिटी का जिसको हमें नहीं पता, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। स्टैंडर्ड क्या होता है? किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि ये जो है वो इस चीज का एक स्टैंडर्ड है।
जैसे हम एक स्टैंडर्ड बना दिया गया ना कि लेंथ जो है वो मीटर में मेज़र की जाएगी, तो मीटर जो है वो लेंथ की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, जैसे आपके स्कूल में जो रिज़ल्ट आते हैं तो परसेंटेज एक स्टैंडर्ड बना दी गई है आपके रिज़ल्ट का कि इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, इतने परसेंट 96% आए हैं, 97% आए हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड हो गया रिज़ल्ट का। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो ऐसी चीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी को और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, मेजर यानी उसकी पैमाइश कर लेते हैं। तो ये मेजरमेंट की डेफिनिशन है, उसको आपने एज़ इट इज़ याद करना है। आगे बताया हुआ है कि पुराने डेज़ में, पुराने वक़्तों में लोग जो हैं, वो क्या करते थे, वो लेंथ को किस तरह मेज़र करते थे। उस टाइम पे तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई स्केल नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। तो वो अपने हाथ से और अपने बाजू से मेज़र करते थे या अपने पाँव से और अपने स्टेप से। जैसे उन्होंने किसी चीज़ की लंबाई को मेज़र करना तो वो कहते थे 1 हाथ जितनी या 1 इंच जितनी, 1 इंच लंबी इंच, जैसे इसको 1 इंच कहते हैं ना, इसको 1 इंच कहते हैं। तो ये 1 इंच हो गया या 1 हाथ हो गया या पूरे बाजू के साथ मेज़र करके वो कहते थे कि 1 गज़ हो गया, इस तरह करके। या फिर पाँव से वो कदम नापते थे कि इतने इतने फुट का फ़ासला है या इतने कदम का फ़ासला है। तो इस तरह से लोग जो थे ना वो मेज़र करते थे चीज़ों को। लेकिन ये मेज़रमेंट जो थी ना वो बहुत कन्फ्यूज़िंग थी, ये एक्यूरेट नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी। क्यों? क्योंकि हर किसी के हाथ का साइज़ अलग है, हर किसी के बाजू का साइज़ अलग है, हर किसी के कदम उठाने का मतलब साइज़ अलग है। कोई छोटा कदम उठाता है, कोई बड़ा कदम उठाता है। अगर किसी के लिए वो 10 कदम है फ़ासला, 10 स्टेप्स का फ़ासला है, तो क्या पता किसी और के लिए वो फ़ासला 15 स्टेप्स का हो। तो ये कोई प्रॉपर बात तो ना हुई कि हम बोले कि एक जगह का कोई कह रहा है कि 10 स्टेप्स का फ़ासला है, कोई कह रहा है 15 स्टेप्स का फ़ासला है, कोई कह रहा है 18 स्टेप्स का, कोई कह रहा है 8 स्टेप्स का। तो स्टेप्स भी डिफरेंट हैं, सबके हाथ का साइज़ भी डिफरेंट था। तो इस वजह से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या हो गई कन्फ्यूजन, क्योंकि साइज़ेज़ अलग-अलग थे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ज़रूरी था कि कोई एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए। यानी ऐसी चीज़ जिसको हर कोई फ़ॉलो कर सके और जो एक ही रहे, मतलब एक ही हो, को उसमें कोई फ़र्क ना आए। जैसे अब ये अगर स्केल है, अब अगर इसके अंदर ये 1 इंच है, 1 इंच है, तो अब ये 1 इंच इतना ही रहेगा ना। अब अगर मैं अपनी उँगली से 1 इंच नापती हूँ, तो किसी और की उँगली में 1 इंच क्या पता इतना हो, इससे थोड़ा लंबा हो, क्या पता इतना हो। लेकिन ये 1 इंच सबके लिए इतना ही है, हर स्केल में इतना ही है। तो ये अब इंच का क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया कि 1 इंच जो है वो इतना ही है। समझ आई? यानी अगर अब मैं अपनी फिंगर से नापती हूँ तो उसका साइज़ सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन ये सबके लिए सेम है। तो ये एक क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड बना दिया गया, ताकि लोग जो हैं वो मेज़रमेंट करें और रिज़ल्ट हमेशा सेम आए, अलग-अलग रिज़ल्ट ना आए। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना मेज़रमेंट का, इसको कहते हैं यूनिट। ये यूनिट की डेफिनिशन है, ये आपने याद करनी है। ऊपर से कुछ भी याद नहीं करना आपने, ये सारा याद नहीं करना, सिर्फ़ यूनिट की डेफिनिशन यहाँ से याद करनी है। ये बताया हुआ है कि मेज़रमेंट जो है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक नंबर और एक यूनिट। यानी मैंने आपको पीछे बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम्पल दे दिया, 5 केजी शुगर। 5 क्या है? नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। केजी क्या है? यूनिट है। तो यूनिट के बगैर किसी भी मेज़रमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो मीनिंगलेस है, बिला वजह है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। कैसे? अगर मैं यूनिट ना लिखूँ, केजी ना लिखूँ, सिर्फ़ 5 लिख दूँ, अब आपको पता चल रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं पता चल रहा ना? मैं बोलूँ मैंने 5 चीनी ली, क्या 5 चीनी ली? कि क्या मतलब समझ नहीं आ रहा ना? मैं बोलूँ मैंने 5 किलो चीनी ली, 5 केजी शुगर ली, तब आपको समझ आएगा ना मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं इस तरह से अगर कुछ भी बात होगी तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं बोलूँ ये जो है वो 5 है, क्या 5 है? जब मैं बताऊँगी कि इसका जो है यहाँ तक की लेंथ 5 मीटर है, तो आपको समझ आएगा ना बात की। तो जब यूनिट नहीं लिखा होगा तो वो बात मीनिंगलेस है, उसकी कोई वजह नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नॉट वेरी फार, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, पास्ट की। हर कंट्री जो है दुनिया के अंदर उसका अपना जो है वो यूनिट हो गया मेजरमेंट का। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हाउ वे प्रॉब्लम्स आर फेस, प्रॉब्लम तब हुई जब पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और ट्रेडेड विद अदर। हर कंट्री ने अपना-अपना तो यूनिट रख लिया, लेकिन जब डिफरेंट कंट्रीज़ ने एक-दूसरे के साथ बातचीत की, एक-दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, एक-दूसरे के साथ तिजारत की, तो अब हर कंट्री का यूनिट तो अलग था ना। अगर किसी कंट्री में लेंथ का यूनिट मीटर है, तो किसी कंट्री में कुछ और है। अब अगर वो लोग मीटर में बात कर रहे हैं, तो वो लोग किसी और यूनिट में बात कर रहे हैं। तो इसलिए मसला हो गया कि भई हर कंट्री में तो यूनिट डिफरेंट है। अगर एक कंट्री का तो मसला हल हो गया, उसके लोग तो आपस में सेट हो गए, लेकिन एक कंट्री और दूसरी कंट्री के दरमियान जब ट्रेड हुई या बातचीत हुई या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की, तब इश्यू उठ गया, क्योंकि दोनों के यूनिट्स अलग थे, तो वो कन्फ्यूजन फिर से बन गई। तो लोगों को फिर ये आइडिया आया कि ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जाए मेजरमेंट का, जो सब कंट्रीज़ यूज़ करें, सब कंट्रीज़ के लिए एक, यानी पूरी दुनिया के लिए एक यूनिट बना दिया जाए हर
चीज़ का, हर मेजरमेंट का, हर लेंथ का, मतलब हर चीज़ के मेजरमेंट का एक यूनिट बना देते हैं जो पूरी दुनिया के लोग यूज़ करें, ताकि एफिशिएंट अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम हो सके। उनकी जो ट्रेड है, तिजारत है, उसमें ग्रोथ हो सके, बढ़ सके, डिफरेंट मुल्कों की ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड में उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को मेजर करना है, बताना है, वैल्यूज़ बतानी है। तो जब दो सबकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो वो किस तरह से काम चल सकेगा। बिज़नेस हो है या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, तो इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट हो जो सारी कंट्री, सारे मुल्क जो हैं वो यूज़ करें, ताकि उनकी ग्रोथ में और उनके बिज़नेस में, उनकी ट्रेड में क्या हो सके, आसानी हो सके। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो यूनिट जो है वो कौन-सा यूनिट था और उसको किस तरह से बनाया गया। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज़। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।